अस्सलाम वालेकुम सभी को। ये कुछ लाइन मैंने लिखी है, देखते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो इसी के साथ हम आज जो है ईवीएस का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप सभी का इस्तकबाल है और अभी हम जो है ईवीएस का लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जो है कुछ सवालात देखेंगे। पहला सवाल है, एक अमल है जो कि मिल्क यानी कि दूध को जब हम छानते हैं किसी पतले या कॉटन के कपड़े से या फिर नेट से, सपोज ये ग्लास है और आप इसे किसी चीज से जो है छान लिए, तो क्या होता है कि जो उसकी मलाई होती है वो ऊपर जमा हो जाती है और दूध जो है छनकर नीचे बर्तन में जमा हो जाता है, कलेक्ट होता है। तो ये जो हमने अमल किए हैं, इस अमल को क्या कहेंगे? ऑप्शन है, ए है सीविंग, बी है सेडिमेंटेशन, सी है डिकेंटेशन, और डी है फिल्टरेशन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं। तो इस अमल को, प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? तो सही जवाब है फिल्टरेशन, है ना। जिस तरह से नॉर्मली हम पानी को भी जो है साफ करने के लिए, उसे प्योर करने के लिए फिल्टर वर्ड का यूज करते हैं कि हम वाटर फिल्टर कर रहे हैं या वाटर फिल्टर हो रहा है, जो भी है। तो यहाँ मिल्क के लिए भी जो अमल हमने किए, उसे छाने, उसे मलाई को और उसको अलहदा किए, तो इस अमल को फिल्टरेशन कहेंगे हम। फिल्टरेशन ये राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है और ईवीएस के जो भी यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे या एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी क्लास में, प्राइमरी क्लास है, ठीक है, 1st to 5th, प्राइमरी क्लास में 1st to 5th में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये जो 1st to 5th है, इसकी स्टेज क्या है? इसकी स्टेज क्या होगी? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है प्रीपेरेटरी स्टेज, ठीक है,
प्रीपैरेटरी स्टेज, ठीक है। बी है मिडल स्टेज, सी है फाउंडेशनल स्टेज, और डी है सेकेंडरी स्टेज ठीक है। तो इस तरह से दिया गया है। तो अभी हमें बताना है कि फर्स्ट टू फिफ्थ किस स्टेज में आएगा। ये तो हमें पता है कि प्राइमरी क्लास है फर्स्ट टू फिफ्थ, लेकिन इसके लिए इनमें से कौन सी स्टेज आएगी? प्रीपैरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज या फिर सेकेंडरी स्टेज। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट टू सेकेंड, पहली से दूसरी जो है फाउंडेशनल स्टेज में आता है। फर्स्ट टू सेकेंड ये जो है फाउंडेशनल स्टेज में आता है। थर्ड टू फिफ्थ जो है प्रीपैरेटरी स्टेज में आता है। थर्ड टू फिफ्थ प्रीपैरेटरी स्टेज, और सिक्स टू एट मिडल स्टेज, ठीक है। और 9 से 12 ये जो है सेकेंडरी स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन है आपका कि प्राइमरी क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ अकॉर्डिंग एनईपी 2020 के मुताबिक ये जो फर्स्ट टू फिफ्थ है ये किस स्टेज में आएगा, विच स्टेज? तो फर्स्ट है प्रीपैरेटरी स्टेज, सेकंड मिडल स्टेज, थर्ड फाउंडेशनल स्टेज और फोर्थ है सेकेंडरी स्टेज। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, फर्स्ट से सेकंड क्लास तक फाउंडेशनल स्टेज आती है। उसके बाद थर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड तक प्रीपैरेटरी स्टेज आती है, और फिर फोर्थ से 8 तक मिडल स्टेज और 9 to 12 सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑप्शन है, और नीचे सब ऑप्शन भी दिया होता है जिसमें दिया रहता है कि ऑप्शन ए और बी सही है, बी और डी सही है, या ए और सी सही है, ऐसा सब ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका ए एंड सी है ना, ए एंड सी ऑप्शन को मानकर चलेंगे हम, ए और सी, क्योंकि फर्स्ट टू फिफ्थ बोला है। तो ए में सी में फर्स्ट टू सेकंड आ गया, और ए ऑप्शन में थर्ड टू फिफ्थ आ गया। तो ये दो ऑप्शन यानी ए एंड सी के साथ हम चलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस से रिलेटेड है, डिस्टेंस स्पीड से। क्वेश्चन है त्रिवंद्रम से गांधीधाम
गांधी धाम, ठीक है। त्रिवेंद्रम से गांधी धाम। त्रिवेंद्रम जो है ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, केरला कर्नाटक के साइड में ही है ये, और गांधी धाम जो है गुजरात में है, ठीक है। तो इनका जो डिस्टेंस दिया गया है वो 2268 किलोमीटर, ठीक है। मतलब इनका डिस्टेंस एक ट्रेन को तय करने लगता है। मतलब इतना किलोमीटर का फासला है ट्रेन जो तय कर रही है, और टाइम है, इतना फासला तय करने के लिए उसे टाइम दरकार है 42 आवर्स। तो हमें जो है एवरेज स्पीड मालूम करना है। एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी मीटर पर सेकंड में? मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी, यानी इतनी मालूमात हमें यहाँ दी गई है, ठीक है। एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिवेंद्रम से गांधी धाम को ट्रेन के थ्रू पहुंचने के लिए 42 घंटे लगते हैं, और डिस्टेंस दिया है 2268 किलोमीटर, हाँ। और एवरेज स्पीड पूछा है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इजी है, सिंपल है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा जो है फॉर्मूला है। जो हमें याद रखना है, इससे हम स्पीड भी मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं इसके जरिए। तो बस ये फॉर्मूले यूज करना है, और जो इसमें दिया गया है उन अमाउंट को उनकी जगह पर रखना है। तो यहाँ स्पीड हमसे पूछा गया है, तो यहाँ लिखती हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डी का मतलब डिस्टेंस है 4268 अपॉन, और टाइम दिया गया है 42 आवर्स, ठीक है। तो हम इसे कट करेंगे, दो के पहाड़े से हमने कट कर दिया इसे, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, फिर 21 के पहाड़े से डायरेक्टली ये कटेगा, और आपका जो आंसर है वो आएगा 54, ठीक है। तो ये जो 54 आया है, 54 ये किलोमीटर में आया है, 54 किलोमीटर पर आवर्स, है ना। लेकिन हमें जो एवरेज स्पीड पूछा है ना, वो मीटर पर सेकंड में पूछा है। तो हमें ये मेजरमेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करने के लिए डाल ही देते हैं ऑप्शन में कि ये 54 किलोमीटर पर आवर भी दे देंगे और मीटर पर सेकंड वाला आंसर भी दे देंगे। तो हम इस तरह के आंसर पर जो है हम जो है टिक करके गलती कर देते हैं, लेकिन अभी इसमें और कैलकुलेशन करना बाकी है। अभी ये किलोमीटर में आंसर आया है, लेकिन हमें इसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमेशा जो भी इतना प्रोसीजर करने के बाद जब इस तरह की अमाउंट आती है, तब हमें इसे हमेशा जो है मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/80 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, उसे कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ 18 से कर देंगे, 18 का 18, 18 दिया 54 और आपका आंसर आ जाएगा 5 दिया 15। तो ये जो अभी 15 आया ना, ये सही आंसर है, क्योंकि ये जो है मीटर पर सेकेंड में आंसर आ गया है आपका। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा पूरा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसे जरा मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको कि एक तालिबे इल्म है, ठीक है, यहाँ समझने के लिए मैं बनाती हूँ आपको। ये एक तालिबे इल्म है जो फिलहाल ए पर मौजूद है, ठीक है, ए मुकाम पर मौजूद है और वो बी पर जाना चाहता है। इसके लिए पहले वो ओ पर जाता है, ठीक है, पहले वो कहाँ जाएगा, ओ पर जाएगा, ओ पर जाता है जो ए के ठीक नॉर्थ में है, ओ पर जाता है जो के ए के नॉर्थ में है। ए भी एक मुकाम है, ठीक है, ए के शुमाल में है, नॉर्थ शुमाल में है, 120 मीटर दूरी पर है, ठीक है, ए के शुमाल में 120 मीटर की दूरी पर है और फिर वो ओ से बी की तरफ, ओ से बी की तरफ, ओ से बी की तरफ मगरिब में 50 मीटर दूरी तय करते हुए पहुंचता है। बी की तरफ मगरिब में 50 मीटर 50 मीटर दूरी तय करता है। ए की बी से दूरी, ठीक है, तो ए की बी से दूरी और बी से ए की सिमत क्या है, और बी से ए से बी की दूरी और बी से ए की सिमत क्या है ना, सिमत। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं सुना देती हूँ। एक तालिबे इल्म जो कि ए पर मौजूद है, बी पर जाना चाहता है, ए पर मौजूद है और वो जो है बी पर जाना चाहता है। इसके लिए पहले वो ओ पर जाता है, ओ पर जाता है पहले वो, फिर ए के ठीक शुमाल में, ए के ठीक शुमाल में 120 मीटर पहुंचता है वो, फिर वहां से बी की तरफ मगरिब में 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो हमें बताना है ए से बी की दूरी डिस्टेंस कितना है और बी से ए की सिमत यानी कि डायरेक्शन क्या है। तो सिंपल है, सिर्फ वो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है पढ़ने में। तो अभी ये जो है ए पर है, ठीक है, अब बी पर जाना चाहते हैं इसलिए पहले वो ओ पर जाता है जो कि ए के ठीक शुमाल में है। अब ए से ओ पर जा रहा है,
यहाँ ए पर है, ये शुमार में जा रहा है ओ पर, ठीक है, जो के 120 मीटर का फासला है, दूरी पर है। और फिर वो ओ से बी की तरफ, ओ से बी की तरफ मगरिब की सिमत, ओ से बी की तरफ मगरिब में, यानी इस मोड़ पर जा रहा है वो 50 मीटर। आपको ये लिखना भी है बनाते बनाते। 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। तो ए की बी से दूरी और बी से ए की सिमत क्या है? तो ये जो पहुंचा है यहाँ पे, ये बी है और हमें ये मालूम करने कहा गया है, ये इस तरह से ए बी, ये डिस्टेंस हमें मालूम करना है। तो ये जो है आप लोगों का 90 डिग्री एंगल बन गया यहाँ पर। तो ये जो है एक ट्रायंगल शेप बन गया है और ये लाइन जो है फिथागोरस के मसले से जो है हम हल कर सकते हैं, है ना। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ। तो ये ए ओ है 120 स्क्वायर प्लस बी ओ है 50 स्क्वायर, है ना। 12 का मुरब्बा 144 और 0 का डबल 0 हो जाएगा, प्लस 50 का स्क्वायर इस तरह से, और दोनों को प्लस करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो ये जो है रूट में आ जाएगा और ये रूट में आने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 130। तो ऑप्शन में अलग अलग दिया गया है, कहीं 130 है, कहीं 170 है ना। तो लेकिन अब ये जो 130 आया है आपका 130 मीटर, ठीक है, तो ये तो मतलब दूरी आ गई है, क्वेश्चन में दिया है ना ए से बी की दूरी, तो ये डिस्टेंस निकाले हमने। अभी सिमत बी से ए की सिमत, तो बी से ए की सिमत पूछा है, तो कहाँ है ए? नीचे साइड है, साउथ में है, और साउथ में कहाँ पर? यहाँ मगरिब में या मशरिक में? तो मगरिब यानी के वेस्ट और मशरिक यानी के ईस्ट, तो साउथ ईस्ट आएगा। ये जो बी से ए की सिमत पूछा है, तो सिमत में जो आपका जवाब है वो आएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो टोटल कुल मिलाकर आपका जवाब होगा 130 मीटर साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन में ये इतना पूरा जवाब दिया गया है, अलग अलग है, कहीं पर साउथ वेस्ट दिया है, कहीं साउथ ईस्ट दिया है, कहीं 170 साउथ ईस्ट, 170 साउथ वेस्ट, इस तरह से दिया गया है। तो हमने जो देखे सही जवाब वो है साउथ ईस्ट 130 मीटर। तो इस तरह से आपको जो है सॉल्व करना है। और ये टाइप का जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है ग्रुप 3 स्टेट। ठीक है, ग्रुप 3 स्टेट्स है, ग्रुप 3 स्टेट्स having Bay of Bengal one side, Bay of Bengal। यहाँ बनाती हूँ मैं। ये इतना मैप है, मतलब इतना ही पूछा है ना, तो ये ये जो हिस्सा है बे ऑफ बंगाल का है। ठीक है, और ये जो है मगरबी हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन पूछा है कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तीन हर एक में तीन स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। आंध्र प्रदेश, ए है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ में आ जाएगा ना। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और थर्ड है तमिलनाडु, तमिलनाडु, और बी है उड़ीसा, और केरला, तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु। सी है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और डी है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। और यहाँ पूछा है कि ऐसे 3 स्टेट बताना है जो कि बे ऑफ बंगाल के साइड आते हैं। तो मैं पता है कि बे ऑफ बंगाल ये साइड है, बंगाल की खाड़ी ये साइड है, तो ये साइड में इस हिस्से में जो है इनमें से कौन सी 3 स्टेट्स आते हैं। तो इस देखिए ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि आप लोगों को है मैप के बारे में भी पता होना चाहिए। इंडिया का मैप जो है सभी स्टेट्स वगैरह आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन से 3 स्टेट्स आएंगे, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु दिया गया है, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ जो है ना इधर तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ तमिलनाडु है और यहाँ आंध्र प्रदेश है और इधर उड़ीसा है। यहाँ ये 3 स्टेट्स है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ ठीक है आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है इधर, और इधर उड़ीसा है। हाँ, तो यहाँ महाराष्ट्र दे दिया गया है, महाराष्ट्र दे दिया गया है इधर, तो महाराष्ट्र ये साइड तो नहीं आता है, महाराष्ट्र जो है वो यहाँ आता है, महाराष्ट्र इधर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु। अब यहाँ जो दिया है केरला दिया है, केरला ये साइड आता है महाराष्ट्र के नीचे, केरला मतलब महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक आएगा और फिर कर्नाटक के नीचे साइड केरला है। ठीक है, तो ये साइड आ रहा है, ये बे ऑफ बंगाल के साइड नहीं आ रहा है। फिर सी है उड़ीसा,
ठीक है, उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु, तमिलनाडु भी है। यानी यही 3 ग्रुप है स्टेट्स का वो जो बे ऑफ बंगाल के साइड आता है। डी में दिया है केरला, देखो ये केरला, केरला तो ये साइड है ना। तो इस तरह से हमें जो है डिसाइड करना है कि चारों में से सही कौन सा है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये 3 स्टेट्स है जो बे ऑफ बंगाल के साइड आते हैं, बॉर्डर से लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लॉथ से रिलेटेड है। स्लॉथ, स्लॉथ ये जो क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो अब यहाँ पे इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में उनके जो फीचर्स दिए रहते हैं, फीचर्स जो दिए रहते हैं ना, वो हमें ध्यान से पढ़ना होता है। A, B, C, D 4 ऑप्शन रहते हैं और चारों में उनसे रिलेटेड फीचर्स दिए रहेंगे। तो ध्यान से पढ़कर हमें सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। बस थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है उसमें। तो मैं इस एनिमल से रिलेटेड आप लोगों को बता देती हूँ कि स्लॉथ जो है ये बियर टाइप दिखता है। इस तरह से वो जो रहता है बियर टाइप रहता है वो। मैं पता नहीं, ये कार्टून वाला बियर है, समझाने के लिए बस। तो इस तरह से रहता है स्लॉथ। और ये इसकी जो उम्र रहती है, इसकी जो एज होती है ना, वो 40 इयर्स होती है। 40 इयर्स एज होती है इसकी। और ये 17 घंटे सोता है। 70 आवर्स जो है ये सोता है। और जिस पेड़ पर रहता है, पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ पर रहता है ये इस तरह से पेड़ पर रहता है। और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है और 17 घंटे सोता है। और अपने पूरी जिंदगी में जो है 8 पेड़ ये बदलता है। यानी कि एक दरख्त पर वो 5 साल रहता है। 5 साल। ये मैं जो बता रही हूँ ये सारे स्टेटमेंट दिए रहते हैं ऑप्शन में। तो कहीं पे 17 को 18 कर देगा, कहीं पे 40 को 30 कर देते हैं, कहीं पे 8 को 6 कर देंगे। इस तरह से हमें जो है कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें हमारी मालूमात के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और ये इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है। ये ज्यादातर क्वेश्चन में आता ही है स्लॉथ से रिलेटेड, जो कि एनिमल है, बियर की तरह दिखता है। और ये इसमें भी वो लोग चेंजेस करते हैं कि वो कैट की तरह दिखता है या फिर वो फॉक्स की तरह दिखता है। तो स्लॉथ नाम का जो एनिमल है वो बियर की तरह दिखता है, जिसकी एज 40 इयर्स होती है। वो 70 आवर्स सोता है और अपने लाइफ में, पूरी लाइफ में 8 ट्रीज चेंज करता है। और हर ट्रीज पर वो 5 साल रहता है। और जिस ट्री पर वो रहता है उसी दरख्त के वो जो है पत्ते खाता है। तो ये तो हमने देख लिए स्लॉथ से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका,
वो दिया गया है कि 5th जमात की दरसी किताब में 5वीं की जो हमारी टेक्स्ट बुक रहती है उसमें गोलकुंडा किले की तस्वीर में, एक किला है गोलकुंडा, उसकी तस्वीर में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को शो किया गया है। ठीक है, यहाँ मेजरमेंट को ध्यान में रखना है हमें कि 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को शो करता है। दूरी को शो करता है। इस तस्वीर में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी ये एफ का मतलब फतेह दरवाजा और जे का मतलब जमाली दरवाजा, इनकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ठीक है, दरवाजे की दूरी दी गई है 10.7 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी है। जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? मतलब जमीन पर, रियल में जमीन पर इन दोनों दरवाजे की जो दूरी है वो कितनी होगी, कम से कम कितनी होगी? ठीक है, और ये जो दूरी दिया गया है ना 10.7 सेंटीमीटर, ये किताब में दिया गया है, उनकी दूरी किताब के हिसाब से दोनों दरवाजे की दूरी। लेकिन अगर रियलिटी में अगर हम उन दरवाजों की दूरी मालूम करना चाहते हैं, फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा, तो कैसे मालूम करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल बात है कि हमें पहले ही बता दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर के। तो हमें क्या करना है कि 10.7 मीटर को 10.7 को जो है ये सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर को 110 मीटर के बराबर बताया गया है। तो 10.7 सेंटीमीटर को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से, है ना, सिंपल है। और ये आशार्य हम हटा देते तो ये 0 भी हट जाएगा, और फिर 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 सते 77, 11 का 11। अब ये जो आया है ये आपका सेंटीमीटर में आया है जवाब, है ना, लेकिन हमें जो है मीटर में पूछा है। ये जो आपका जवाब आया है सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, ये मीटर में आया है और हमें जो है किलोमीटर में बताना है। तो किलोमीटर में हम इसे कैसे करेंगे? सिर्फ जो है 3 नंबर के बाद जो है पॉइंट लगा देंगे, तो ये मीटर से जो है किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें इतना ही करना था। आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिया रहेगा, मतलब ऑप्शन भी ऐसे दिए रहते हैं कि बस नंबर सब सेम रहते हैं, बस पॉइंट को आगे पीछे करके 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो फिर हमें जो है पॉइंट का भी ख्याल रखते हुए ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, या फिर मीटर किलोमीटर जो इकाई होती है उसे मतलब चेंज कर करके ऑप्शन में दिया जाता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका जो आंसर होगा वो इस तरह से 1.177 किलोमीटर, ये इस तरह से आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
अभी जो क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा सी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इंडिया के मैप की नॉर्थ साइड वाले हिस्से की। तो 2 सेकंड बस आप लोग रुक जाइए। बहुत बड़ा बन गया है। पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ, बस थोड़ा समझ में आ जाए। खैर चलो देखते हैं क्वेश्चन। एमपी में है, आपको फर्ज करना है कि आप जो है एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में। ये बीच में है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपको फर्ज करना है कि आप मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ से किस सिंध में घने जंगल है। बस आपका क्वेश्चन इतना ही है कि आप मध्य प्रदेश में हैं और किस सिंध में कौन से डायरेक्शन में घने जंगल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा घने जंगल जो है वो रकबे के हिसाब से मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, ये साइड है घने जंगल। तो किस सिंध में है, डायरेक्शन पूछा है। अभी जैसे ए में दिया है नॉर्थ, बी में नॉर्थ वेस्ट दिया है, सी में नॉर्थ ईस्ट है और डी में जो है साउथ वेस्ट है। तो अभी आप बताओ कि अगर आप मध्य प्रदेश में हो तो घने जंगल कहाँ है। तो घने जंगल अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश कौन सी साइड है, कौन से सिंध में है। तो नॉर्थ में है ना, ये हिस्सा नॉर्थ में है इंडिया का। तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ हमारा गुजरात आ जाएगा। ये जो है गुजरात है, ये राजस्थान है, ठीक है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ सिक्किम है, यहाँ मैंने बताई आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार आ जाएगा, यहाँ कश्मीर है, यहाँ हरियाणा है, लद्दाख है, इधर पंजाब है। खैर ये सारे स्टेट्स हैं और आपका आंसर यहाँ है। किसी दिन इंशाल्लाह ताला मैप का भी हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट हाइट ऑफ द पीक, नॉट पिंक, पीक। माउंट एवरेस्ट
चलिए सॉरी, ये आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। मतलब आप फर्ज कीजिए कि ये माउंट एवरेस्ट है, ये पीक है उसकी, माउंट एवरेस्ट है उसकी पीक है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि उसके पीक की हाइट क्या है, हाइट आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी हाइट जो है 8850 किलोमीटर, ये उसकी हाइट है, 8850। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, और इसे जो है सागर माथा भी कहा जाता है, सागर माथा। तो ये सारी बातें माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड हो गई। जस्ट सेकंड, तो ये माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड बेसिक बातें हो गई। एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ कि क्वेश्चन था आपका कि माउंट एवरेस्ट की जो पीक है उसकी हाइट कितनी है। तो उसकी हाइट जो है 8850 किलोमीटर, और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है, और इसे सागर माथा भी कहा जाता है। और फर्स्ट वुमेन इस पर माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली जो फर्स्ट वुमेन है वो है जेनको ताबे, जेनको ताबे, जो कि जापान से है, जापान से है, फर्स्ट वुमेन, ठीक है, वुमेन, फर्स्ट वुमेन जेनको ताबे जापान से है। और फर्स्ट वुमेन बचेंद्री पाल, इंडियन वुमेन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन, इंडियन वुमेन वो है बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल। ये जो है 1984 में जो है, मई 1984 में है, 84 में जो है ये माउंट एवरेस्ट पर गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Next question. A shooting star is a dash. A shooting star is a dash. और ऑप्शन आपको दिया गया है, स्टार, बी है कॉमेट, कॉमेट, सी है मेटियोर, सॉरी मेटियोर, और डी है एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले सॉरी सबसे पहले हम देखेंगे कि शूटिंग स्टार क्या है। अ शूटिंग स्टार इज अ डैश। शूटिंग स्टार क्या है? शूटिंग स्टार जो हम रात के वक्त आसमान में टूटते हुए तारे को देखते हैं उसे शूटिंग स्टार कहा जाता है। तो एक्चुअली वो है क्या? सिर्फ स्टार है, कॉमेट है
मेटियोर है या एस्टेरॉइड है। तो स्टार तो नहीं हो सकते वो, क्योंकि वो जो स्टार हम देखते हैं वो सितारों का एक टुकड़ा होता है जो टूटते हुए गुजरता है आसमान से। और अगर वो स्टार होगा तो वो अगर स्टार होगा और वो टूटकर जमीन पर आएगा तो जमीन जो है तबाह व बर्बाद हो जाएगी। तो वो स्टार तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो टूटकर गुजरता है तो एयर की कुछ लेयर्स होती है, जमीन पर पहुंचते पहुंचते वो उन लेयर्स में पहुंचकर जो है खत्म हो जाता है, मिट जाता है, तो जमीन तक नहीं आ पाता। तो खैर अगर स्टार होता तो वो जमीन बहुत बड़े साइज में होता और जमीन जो है बर्बाद हो जाती थी। तो स्टार नहीं है वो। और कॉमेट जो है ये भी एक खलाई जिस्म है एक तरह का, लेकिन ये जो है ना सोलर सिस्टम के बाहर होता है, हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है कॉमेट। उसके बाद है मीटियोर। मीटियोर जो है ये पार्ट है एस्ट्रॉइड का। मतलब एस्ट्रॉइड जो है, देखिए ये ना इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ जो है मार्स है, मार्स मतलब प्लैनेट मार्स, यहाँ मार्स है और यहाँ जो है जुपिटर है। मार्स और जुपिटर के बीच में दरमियान में एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं, इस तरह के मतलब टुकड़े जो है, जो टुकड़े होते हैं ये एस्ट्रॉइड्स है, ठीक है। अब ये एस्ट्रॉइड्स का जो टुकड़ा होता है, इसका टुकड़ा जो है वो मेटियोर कहलाता है, मेटियोरॉइड्स। तो ये जो मेटियोरॉइड्स है यही इसी को कहते हैं शूटिंग स्टार। समझ में आ गया ना आपके? तो इस तरह से है ये पूरी बातें आपको समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन की हूँ कि आप लोग जो है सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं जानो, पूरी बातें भी जानो और भी एक्स्ट्रा, ताकि अगर एस्ट्रॉइड से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रॉइड किन दो प्लैनेट के बीच में होते हैं या पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना वो मार्स और जुपिटर के दरमियान में होते हैं, इस तरह से। ये उनका जो है ना सर्कल होता है इस तरह से, और उनके बीच में जो है एस्ट्रॉइड होते हैं। और जो एस्ट्रॉइड का टूटा हुआ हिस्सा होता है वो मेट्रॉइड्स कहलाता है। और मेट्रॉइड्स ही हमारे जो है शूटिंग स्टार है, जो हमें आसमान में नजर आता है, टूटता हुआ तारा जिसे हम कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है मीटियोर, जिसे मेटियोरॉइड्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है खेजड़ी ट्री। कुर्सी है वो। खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री ये जो है एक तरह का ट्री होता है। तो कुर्सी टेका लगा ये इस तरह का एक ट्री होता है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में
ये भी जो क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ लिखी नहीं हूँ कि आपको जो है अलग अलग स्टेटमेंट दिया जाता है कि वो कहाँ पाया जाता है, उसके फीचर्स क्या क्या है वो सब। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये राजस्थान में होता है। और इस ट्री पर जो लीव्स होते हैं वो कम क्वांटिटी में होते हैं, ज्यादा नहीं होते। चूंकि राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है तो ज्यादातर रेगिस्तानी इलाके में ही पाया जाता है ये, और कम से कम लीव्स होते हैं इसमें। और इसके अलावा इसके जो छाल है, जो यहाँ तने के ऊपर होता है ना, तने के ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर तने के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं छाल, या इंग्लिश में कहेंगे बाक। तो इससे जो है दवाई बनाई जाती है, दवाई के तौर पर उसे यूज किया जाता है। और इसके जो फल होते हैं, इसके जो फल होते हैं उन्हें पकाकर भी खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ खेजड़ी ट्री से रिलेटेड आपके समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, खेजड़ी ट्री वाला, कि ये राजस्थान में पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाके में। और इस स्टेटमेंट में ये भी जिक्र होता है कि मतलब इसको कम से कम पानी लगता है। तो जाहिर सी बात है, वो रेगिस्तानी इलाके में उसकी पैदावार हो रही है तो उससे कम ही पानी लगता होगा, तो इसे कम पानी लगता है और कम से कम लीव्स होते हैं इस पर। और इसकी बाग जो है छाल से दवाई बनाई जाती है और इसके फल को पकाकर खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन है, ये आप लोग सुन लो, मैं ऑप्शन लिख देती हूँ यहाँ पर। ए है लद्दाख, बी है आसाम, सी है राजस्थान, और डी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब क्वेश्चन है, मैं जिस मुकाम से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, बारिश हो रही है, बहुत कम बारिश हो रही है, लेकिन कम होती है। गर्मी बहुत पड़ती है। अब गर्मी जो है बहुत पड़ रही है भाई, गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन बारिश कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। ये जो घर होते हैं, ये घर मिट्टी के बने होते हैं। घर घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। ये जो दीवारें हैं ये बहुत मोटी होती है और उन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है, खूबसूरत बनाया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। ये जो छतें होती है ना, ये कटीली जो है झाड़ियों से बनाई जाती है। एक बार फिर मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। मैं जिस मुकाम से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और उन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। लद्दाख के घर ऐसे होते हैं क्या, या आसाम के ऐसे होते हैं,
या राजस्थान के या उत्तर प्रदेश के। तो सिंपल सी बात है, गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? लद्दाख तो ठंड वाला इलाका है, इसे तो मतलब ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है लद्दाख को। और आसाम में तो ज्यादा बारिश होती है, जबकि यहाँ कहा गया है कि बारिश कम होती है। और उत्तर प्रदेश में भी जो है मिट्टी के मकान नहीं होते हैं, कटेली झाड़ियों की छत नहीं होती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया है, वो है राजस्थान, है ना। राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और छतें जो है कटीली झाड़ियों वाली होती है। मैं इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताई थी सबके घर कैसे कैसे होते हैं। लद्दाख में जो है पत्थर के घर होते हैं, पत्थरों से बनाए जाते हैं खास तौर पर। और आसाम के घर जो है वो 3.5 मीटर ऊंचाई पर बम्बू पर बनाए जाते हैं, है ना। और ये जो है राजस्थान के घर हो गए इस तरह से। तो इस तरह से आज हमने देख लिए कुछ 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।